एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें तो चल रही है, जब भी एग्जामिनेशन होता है तो कुछ ना कुछ हमारे आसपास चलता ही रहता है। आंसर की एक अफरा तफरी मची होती है। ये देखना होता है कि वाकई में किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड एनालिसिस तो सभी लोग कर चुके हैं, बट कुछ मिक्स्ड सा रिस्पॉन्स आपको देखने मिल रहा है। और आप जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो, या जब आप लोगों ने एनालिसिस देखा, जैसे आप लोगों ने मेरे पास में एनालिसिस देखा, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैम, मुझे तो काफी डुएबल लगा, काफी अप्रोचेबल लगा। पेपर 2 में भी कुछ पेपर 2 को छोड़ के ज्यादातर जो है वो ठीक लगा, बट असर्शन रीजन आए तो इस वजह से थोड़ा लेंदी लगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, रिलेटिवली बाकी लोगों को तो ये पेपर आसान लग रहा है। तो मैं आप लोगों को आज 5 रूट कॉज देने वाली हूँ। आप कौन से कॉज में फंसे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे मेरी बहुत हेल्प होगी। एक नई प्रॉब्लम मिलेगी तो मैं उसे सॉल्व करने के लिए अपनी थोड़ा रिसर्च करूंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट जो है वो देना चाहती हूँ। जब भी आप लोग एग्जामिनेशन देकर आते हो तो अपने आप को हमेशा आपको एनालाइज करना चाहिए, हमेशा अपने आप को ये समझाना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया वो भी इंपॉर्टेंट है, पर मैंने क्या गलत किया ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने आप में अगर सुधार नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास में वो स्कोप नहीं रह जाता कि मैं अपने आप को ये आंसर दे सकूं कि मैंने तो अपनी तरफ से फुल ट्राई किया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मैं जितनी मेहनत कर सकता मैंने कर ली, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये फील सही नहीं है। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि मैं देखो आके यूट्यूब पे आपको अच्छा लगे इसलिए तो नहीं बोलूंगी कुछ भी, मैं आपको सच ही बताती हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मैं भी अपने करियर में अभी शुरुआत करी हूँ और मुझे भी बहुत सारे मेरे सपने पूरे करने हैं, एक अच्छा लर्नर बनना है, उस रास्ते में मैं हूँ। तो मैं भी अपने आप को यही बोलती हूँ, आपको भी मैं यही चीज बोलूंगी कि हमें जिस दिन ये फील आ जाए ना कि मैंने तो जितनी करनी थी मैंने कर ली, राइट, वो फील अच्छी फील नहीं है, ये एक नेगेटिव फील है, समझ रहे हो। नेगेटिव फील है तो नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट करोगे और वो आपको नलिफाई करनी है। आपको ये सोचना है कि यार मैंने क्या कमी छोड़ दी, भले मेरे 230 नंबर आ रहे हो बट मैंने और क्या कमी छोड़ दी। हमेशा वो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अपने अंदर ढूंढना है। दूसरी चीज, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, गलती कर ली, यूजीसी नेट का चूज कर लिया यार डोमेन, ये वर्टिकल तो मेरे काम का ही नहीं है। अरे मैम इतना पढ़ाई करो, इतना वो करो, ये करो, एग्जाम ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद में अब करे क्या, नौकरी भी नहीं निकलती। अपने आप को डीमोटिवेट भी नहीं करना है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना सीखो। क्योंकि जो शिक्षा है उसका एम ये नहीं है कि हमारी नौकरी लग जाए। शिक्षा का एम है हमें एक बेहतर इंसान बनाना, हमारे को कॉग्निटिवली इंप्रूव करना, है ना। अगर आपका इंटेंट सही है, जितना भी समय आपकी किस्मत में लिखा होगा लगेगा, बट एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। तो प्रोसेस को एंजॉय करो, अल्टीमेटली यू विल गेट टू योर स्पेस। एंड एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट दिस थिंग, जो मैं आपको समझा सकती हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, मैंने कितना पढ़ा था। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच रेडी यू वर, हाउ मच प्रिपेयर्ड यू वर फॉर योर एग्जामिनेशन। लाइफ बहुत सिंपल है दोस्तों, बट हम उसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। मैं आपको बस ये सिंपल चीज बता रही हूँ, और ये मैं सभी चीजों के लिए बोल रही हूँ। हमारे लिए सिंपल है चीजें, बट हमारी आदत है हमें चीजें कॉम्प्लेक्स करना पसंद है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये पढ़ा, कितना रेडी थे आप उस 180 मिनट के लिए, कितना प्रिपेयर थे आप उस 180 मिनट के लिए, वो मैटर करता है। और उसके लिए आपको 180 दिन देने होते हैं। वो 180 मिनट के लिए 180 दिन देने ही पड़ेंगे, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी फिलॉसफी से अलाइन करते हो, आप मेरे साथ में अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हो, तो वो 180 दिन आप लोगों की लाइफ के सबसे मैजिकल 180 दिन हो जाएंगे इस जून 2026 के अटेम्प्ट से पहले। इफ यू वांट टू कम, यू कैन ज्वाइन जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस पेपर 1 और पेपर 2। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, ऐसे ही आप लोगों के पास में 15 पेपर 2s है, आपके सभी के सॉल्यूशंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी बच्चे को क्या चाहिए होता है तैयारी के लिए, वो सब इसके अंदर बताया गया है। वो अलग बात, बस आपको एक अच्छा सही सारथी चुनना है। सफर बहुत अच्छा होगा, और जितना अच्छा सफर होगा, जितना खूबसूरत प्रोसेस होगा, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर होंगे, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को रूट कॉज बताती हूँ, और सबसे पहला रूट कॉज जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप पढ़ते बहुत हो बट आप स्कोर कम करते हो। कई बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ही सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मैम मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बट मेरा स्कोर जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं आ पा रहा है। मैं मॉक टेस्ट में भी स्कोर करने की कोशिश करता हूँ, पर मॉक टेस्ट के अंदर भी जो है वो मेरा स्कोर बेटर नहीं आ पा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके शायद स्टडी पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम है। आपका जो स्टडी पैटर्न है वो हो सकता है कि कैसा है, पैसिव है।
मतलब आप लगातार पढ़ाई करते हो वीडियोस को देखते हुए, वॉचिंग वीडियोस, आप रीड कर रहे हो पर आप पैसिवली चीजों को रीड करते हो। अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कि इस पैसिवनेस को एक्टिवनेस में बदल दो। मतलब लिखकर पढ़ाई करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, सिर्फ पीडीएफ पर, सिर्फ वीडियो के अंदर जो मैं बोल रही हूँ या टीचर बोल रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के जो है वो पीडीएफ ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सारी फ्री पीडीएफ देती हूँ, अभी मैराथॉन्स लिए, इतने मेहनत से कॉन्टेंट बनाया, वो भी जेआरएफ अड्डा पर फ्री में दिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फ्री में दिया, वो सब है। पर फिर भी खुद के नोट्स बनाओ, कुछ भी लिखो, खुद से पढ़ो, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कि मैं पेड कोर्स में करवाती हूँ, जो टॉपिक पढ़ाया उसी से पिछले 10 साल में क्या क्वेश्चंस आए सब आपको एक जगह मिल रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, एक्टिव लर्निंग हो सके, तब जाके आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ना ये दूर हो पाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम आती है, आपकी प्रॉब्लम है अटेम्प्टिंग दी पेपर। ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ के भी गए हैं पर एग्जाम टाइम पे ओवर थिंकिंग करते हैं। एग्जाम टाइम के ऊपर जो उनकी अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी होती है वो सही नहीं होती है। अगर आपको पता है कि आरसी के अंदर, डीआई के अंदर स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इनको पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है कि आप पेपर 1 में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट करो। पेपर 2 के अंदर भी मैंने कंप्यूटर साइंस के भी एक दिन पहले पेपर के बताया था आप सभी लोगों को कि लास्ट के जो 2 आप लोगों के पैराग्राफ्स होते हैं, आरसी अक्सर लास्ट में डालता है और दोनों ही इजी होते हैं, बट वही होता है क्योंकि बच्चा पूरे क्वेश्चंस आगे से सॉल्व करते हुए आता है तो इस वजह से वो एक तो लेथार्जिक हो जाता है बच्चा, यार 180 मिनट से बच्चा किए जा रहा है पेपर, स्क्रीन पर बैठ के पेपर कर जा रहा है और लास्ट में आते आते उसका टाइम भी बहुत कम बचता है, तो वो उस नर्वसनेस के अंदर वो क्या होता है, लास्ट के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ नहीं पाता, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होती है और इस वजह से पेपर लेंथी भी बहुत आ रहा है इस बार, तो असर्शन रीजन भी बहुत है, तो बच्चे का पेपर छूट जाता है या बच्चा ढंग से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और ये इजी 10 क्वेश्चन 20 नंबर उसके हाथ से निकल जाते हैं आरसी बेस्ड। ऐसे ही आपके लिए अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी। जब आपका पेपर बैठे हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि यार मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया इस बार, तो ये सोचो कि यार मेरी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसी थी। या फिर एक प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की, बच्चा टाइम मैनेज नहीं करता है, तो टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप के अंदर मैं अलग से एक पॉइंट बता सकती हूँ, पर बच्चा क्या करता है, आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हो फिर टाइम देखते हो, फिर आधा क्वेश्चन फिर टाइम, फिर कभी ये क्वेश्चन फिर कभी ये क्वेश्चन, फिर उस पर चले जाते हो, फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हो, फिर वापस आते हो। तो अपने आप को सबकॉन्शियसली रेडी नहीं किया है पर ओवर थिंकिंग की वजह से 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं, रीडिंग लैप्स हो गया है, कर्स वर्ड्स जो होते हैं वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो जो पढ़ा भी है वो भी अप्लाई नहीं करके आ पाते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। देन आती है बारी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की, उसके अंदर आप क्या गड़बड़ करते हो। जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं ना, उन हाई वेटेज टॉपिक्स पर आप कमजोर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है, मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि बेटा रिसर्च के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो पढ़ के चले जाना, मैम मेरा न्यूमेरिकल वीक, मैम मेरे को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, मैम मेरे से न्यूमेरिकल नहीं आते। आपने ये सब बोला होगा अपने आप को और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस बार रिसर्च के अंदर सबसे ज्यादा सवाल अगर कंसिस्टेंटली सातों के सातों दिन आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के न्यूमेरिकल पर आए। आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते एक इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यार मैं इसमें कमजोर हूं, मैम मेरे से डीआई नहीं होती है तो सीखो, और कोई जवाब नहीं है इस चीज का। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको मीठी मीठी गोली दूंगी, एलएलयू मेरा बेटा, मेरे से नहीं होगा बेटा। ये बात ऐसी है, मैं खुद 3 सरकारी नौकरी ले चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ, बहुत एग्जाम दिए हैं, फेल हो चुकी हूँ, पास हो चुकी हूँ, ये सब करके जो मैंने कर लिया है, जिसमें मैं फेल हुई तो क्यों हुई वो बता सकूं, मैं पास हुई तो क्यों पास हुई वो मैं आपको बता सकूं, ये सब मेरा काम है। एक गुरु का मेरे हिसाब से यही काम होता है। मैं आपको आपके मन में शब्द नहीं भर सकती, आपके मुंह में फिलर्स नहीं डाल सकती कि ये सोचो, नहीं, मैं आपको एकदम निष्पक्ष होके बता सकती हूँ कि यही सत्य है। आप नहीं कर सकते ये, अपने आप को नहीं बोल सकते ये कि मैम नहीं, मैम ये है वो है। अभी हो रहा है, आपने देखा ना कितना कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये हुआ वो हुआ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल गलत किया है एनटीए ने, इंटेलेक्चुअल पेपर बनाना चाहिए था एनटीए ने, किसने रिफ्रेन कर रहा है। बट क्या इस वक्त एक बच्चा जो इमोशनली ऑलरेडी वीक है उसे इन सब चीजों की जरूरत है? चलिए कोई बात, करने दीजिए। बट मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि हर बात आप दूसरे पे ब्लेम कर दोगे? पेपर वैसा है तो ब्लेम, पेपर ऐसा है तो ब्लेम, ये होए तो ब्लेम, वो होए तो ब्लेम, आपको डीआई नहीं आती तो ब्लेम, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। अपनी गलती पहचाननी पड़ेगी। अब बोल दिया जब आता है। तो ये जो हाई वेटेज टॉपिक है आइडेंटिफाई करो और हाई वेटेज टॉपिक को पढ़ो। कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितना ही हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एक फॉर्मूला बोला कि सिग्मा एक्स का बार मल्टीप्लाई बाय 100 कोवेरियंस के बराबर है। लो भाई, क्या है,
एक फॉर्मूला है, नहीं समझ में आता, आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला है, याद कर लो, फॉर्मूले से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एग्जाम में होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनकी एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के उनको सॉल्व करो। मैं देती हूँ आपको ये लिस्ट बना के, कंप्लीट प्रीमियम बैच में पहले दिन स्टडी प्लानर देती हूँ हर एक पेड बच्चे को, इवन यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाती हूँ हाई प्रोबेबल टॉपिक्स के। देन आता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्यार। हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम बात ऐसी है, लास्ट में मस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, 10 साल के लगाएंगे, मैराथन्स देखेंगे और हो जाएगा, 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा तो हो ही जाएगा। देखिए बात ऐसी है कि आप इस टाइम का भी एनालिसिस देख लेना, इस बारी का भी एनालिसिस। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बनाया था कि हाउ पेपर 1 वाज रिलेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू आप लोगों का पेपर 2, रिलेटिवली इजी। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर ही उठ के आ जाता है, प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स आ जाएंगे क्योंकि टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे ना, टॉपिक्स में थोड़ी ना है 10% टॉपिक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, पर 80-90% तो सेम ही टॉपिक है, तो वो तो प्रीवियस ईयर में भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। पिछली बार भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, इस बार भी स्टैंडर्ड डेविएशन, पिछली बार भी सॉफ्टवेयर आया था, इस बार भी सॉफ्टवेयर आया था, समझ रहे हो? तो टॉपिक तो मिल जाएगा प्रीवियस ईयर से, बट कॉन्सेप्ट तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, किस टॉपिक का कितना लेवल है वो भी आपको पता करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर में अगर आपका लेवल जो है वो टॉपिक का 10 रहा है तो इस बार आपको उसको 20 पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए भी तो हर बार स्मार्ट हो रहा है, हर बार आप लोगों से बेटर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अवेयरनेस इतनी हो गई अभी पेपर 1 की, पेपर 2 की, ठीक है। देन आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, टाइम मैनेजमेंट। ये मैं टाइम मैनेजमेंट पेपर अटेम्प्टिंग के लिए मैं आप लोगों के जो प्रिपेयरिंग टाइम मैनेजमेंट होता है उसकी बात कर रही हूँ। परफेक्ट बैलेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अक्सर बच्चा पेपर 1 को कभी ज्यादा समय देता है, कभी पेपर 2 को ज्यादा समय देता है, पर मैं ये कहूंगी कि स्टार्टिंग से ही पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल टाइम देना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक पेपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इनफैक्ट नॉट ऑन योर पेपर 2। आपको ऐसा लगता है 100 क्वेश्चन पेपर 2 सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि आप केवल पेपर 2 के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको पेपर 1 को भी टाइम देना पड़ेगा और आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर। फिर जैसे जैसे आपको लगे, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस कम है, पेपर 1 के क्वेश्चंस कम है, तो थोड़ा थोड़ा फिर आप पेपर 1 को कम समय दे सकते हो और पेपर 2 को फिर आप लोग उतना ही एक्स्ट्रा समय दे सकते हो। इस तरीके से परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा और ये आप लोगों के लिए जो स्टडी प्लानर है ये मैंने बना दिया है। आप चाहो तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर देख लेना, 2026 का भी बना दिया है। 10 जनवरी से मेरा नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, सीएस के लिए भी बना दिया है स्टडी प्लानर, पेपर 1 का भी बना दिया। तो उस स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल टाइम दो। ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में मैम कितना पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकती इसका जवाब, एक दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो तो आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो बहुत ज्यादातर बच्चे सीएस के होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको कैसे बोलूँ कि 8 घंटे पढ़ो, कैसे बोलूँ उनको 12 घंटे पढ़ो? 8 घंटे तो जॉब ही करते हैं वो, उसके बाद में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और 10 चीजें होती है। पढ़ो आप 1 घंटा 2 घंटा, मैं कह रही हूँ 3 घंटा पढ़ो आप, पर जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो और वो मैनेज्ड हो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ हो, आपको कंटेंट पता हो कि यार ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, समझना है, ये करना है, आगे बढ़ना है। सो इस तरीके से आप जो है वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर देखो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलूं इस पूरे वीडियो में, मैं जो कंक्लूड करना चाहती थी, क्योंकि अब देखो आप पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, है ना, चाहे पेड का हो चाहे यूट्यूब का हो। आपके लिए सेट एग्जामिनेशंस पाइपलाइन में है, जिसमें सेट हो रहा है उसमें एपी के एग्जाम्स आएंगे और भी बहुत सारे एपी एग्जामिनेशन आएंगे। नेट से पहले भी आपके पास में बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस होंगे, उन सभी प्रैक्टिस मैचेस को खेलो, अच्छे से देखो, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम एक्सपीरियंस से बेटर कुछ भी नहीं होता है। वो 180 मिनट आप एग्जाम में क्या करके आए उससे बेटर आपको कोई कुछ नहीं बता सकता, आपको मैं कोई भी नहीं बता सकता इतना बेटर जितना आपको 180 मिनट आपका आईना बता देंगे। आपका आईना है वो कि मैं क्या करके आता हूँ पेपर में। अपने आप से सच बोलना स्टार्ट करो, अपने आप को अपना ऑनेस्टी देना स्टार्ट करो, और किसी से सच या झूठ बोलना गेम नहीं है, अपने आप से सच बोलना शुरू करो, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना शुरू करो। मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ कि जिस दिन आपने अपने आप से सच बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 घंटा किताब लेके तो बैठा, पर मैं कितना टाइम पढ़ा हूँ, आपने जिस दिन अपने आप को ये सच बताना स्टार्ट कर दिया, आपकी प्रोसेस सुधर जाएगी, आपका इंटेंट सुधर जाएगा, प्योर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप अपनी पढ़ाई के अंदर, तैयारी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने लगोगे।
उम्मीद करती हूँ मॉरली, प्रैक्टिकली, सिग्निफिकेंटली आपकी मेंटल अप्रोच को मैं बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने में आपकी हेल्प कर पाई हूँ। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताना। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए जून 2026 की स्ट्रैटेजी, फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी और पेड स्टूडेंट्स के लिए भी। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो पे। डू सब्सक्राइब JRF अड्डा एंड बेल आइकन प्रेस करना सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।